हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड दैट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। जी हाँ, तो आप जो ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं डेटा को स्टोर करने के, और फिर क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के। एंड इन ऑपरेशंस करने के भी आपके पास अलग अलग एल्गोरिदम हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप डेटा को सर्च करते हो एरे के अंदर या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, सो यू माइट हैव डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी हेल्प से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, दैट इज अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो जब हम किसी भी एल्गोरिदम को कंपेयर करते हैं दूसरे एल्गोरिदम के साथ, ये काम करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, तो हम कंपेयर करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम टेल्स यू कि वो कितना टाइम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो हमारे पास दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में होता है ट्रेड ऑफ। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो सबसे पहली चीज तो है कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कि आपका एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इनपुट, कि हमें इनपुट कितनी वैल्यूज मिल रही हैं उसके बेसिस पे कितना टाइम लगेगा। सिमिलर वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेज कि अगर इतना इनपुट मिल रहा है तो उसके टाइम के उस नंबर ऑफ इनपुट के हिसाब से कितना स्पेस लगेगा, मतलब कितनी मेन मेमोरी की जरूरत हमें होगी, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड ट्रेड ऑफ का मतलब है कि हम इसमें से किसी एक चीज को ही बेटर बना सकते हैं। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है, अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। तो दोनों में से कोई एक चीज को ही हम सेव कर सकते हैं, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। वन ऑफ द टू कैन बी कंट्रोल्ड। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटे से एल्गोरिथम से आपको देती हूँ, जैसे कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स में क्या होता है, दो नंबर्स हैं जिन्हें आप स्वैप करना चाहते हो। उसको स्वैप करने के दो तरीके हैं। एक, मैंने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया सी, ए की वैल्यू सी में डाल दी, बी की वैल्यू ए में, और बी में पुट कर दी सी की वैल्यू। सो ये प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग में कर चुके हो, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इसको करने का हमने एक और मेथड भी किया था, कि हम तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, हम पहले ही ए में क्या पुट कर देंगे, ए प्लस बी, फिर बी हो जाता है ए माइनस बी, और फिर ए हो जाता है ए माइनस बी। दिस इज ऑल्सो स्वैपिंग टू नंबर्स। सो ये भी दोनों नंबर्स को स्वैप कर रहा है, ये भी स्वैप कर रहा है, ये तीसरे वेरिएबल के साथ कर रहा है, ये बिना तीसरे वेरिएबल के कर रहा है। क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं कि जो पहला एल्गोरिथम है ये ज्यादा मेमोरी ले रहा है। क्यों ज्यादा मेमोरी ले रहा है ये? क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए बी और सी, जबकि इसमें कम मेमोरी यूज हो रही है क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम देखो इसमें कम लग रहा है। सो ये क्या कर रहा है, दिस इज यूजिंग मोर स्पेस बट लेस टाइम। क्यों लेस टाइम? क्योंकि असाइनमेंट है, कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। ए में जो भी था सी में कॉपी कर दिया, बी में जो भी था उसको ए में कॉपी कर दिया, सी वाले को बी में कॉपी कर दिया। सो वी जस्ट कॉपी द स्टफ, हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि तीन असाइनमेंट्स तो इसके अंदर भी है, यहाँ भी तीन असाइनमेंट्स थी, यहाँ भी तीन है, लेकिन यहाँ पर साथ में कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर ए प्लस बी हो रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी हो रहा है, सो तीन अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। दिस विल टेक लेस स्पेस, लेकिन ये कैलकुलेशन भी कर रहा है तो इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। सो आप या तो टाइम बचा सकते हो या आप स्पेस बचा सकते हो, तो दोनों में से एक ही चीज को हम सेव कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट वी नॉर्मली डू। सो ये एक एग्जांपल है इतनी सी चीज का कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि या तो आप टाइम बचाते हो या फिर आप स्पेस बचा सकते हो। ठीक है, अब आती है बारी कि अगर आपको कोई एल्गोरिथम दिया जाए तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स है, और तीन तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। कोई भी एल्गोरिथम जो है, एक तो उसका होता है बेस्ट केस सिनारियो, कि भाई
बहुत ही कम काम करना पड़ रहा है, रिजल्ट ऑलमोस्ट आया ही हुआ है और बहुत जल्दी रिजल्ट हमें मिल जाता है। जैसे मान लो कि आप एक एरे के अंदर नंबर को सर्च कर रहे हो और वो नंबर पहली पोजीशन पर ही है, तो फर्स्ट टाइम भी मिल जाएगा, दैट इज द बेस्ट केस, है ना। और अगर मैं बाइनरी सर्च से सर्च कर रही हूँ और वो एलिमेंट मेरी मिडिल पोजीशन पे है, तो हमारा बाइनरी सर्च का पहला स्टेप ही यही होता है कि मिड पॉइंट निकालो, उससे कंपेयर करो, अगर वहीं पे मिल गया तो खत्म काम, वो बेस्ट केस हो गया। एवरेज केस होता है कि हाँ थोड़ा लूप चलेगा, ऑन एवरेज वी विल गेट कि हमें कितने आइट्रेशंस चाहिए होंगे। और वर्स्ट केस होता है कि जिसमें डेटा ढूंढने में सबसे ज्यादा आइट्रेशंस आपको लग सकती हैं, ठीक है। सो वी हैव बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। हम हमेशा हर एल्गोरिदम को वर्स्ट केसेस में कंपेयर करते हैं कि भाई जिसका वर्स्ट केस सबसे बेटर है वो एल्गोरिदम बेटर है, क्योंकि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी वो आपको दूसरे के कंपैरिजन में जल्दी रिजल्ट दे रहा है ना। तो वो आपका बेस्ट एल्गोरिदम हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओ नोटेशन यूज होती है, तो हम ओ यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दिस। Similar way, you have theta to represent the average case and you have omega to represent the best case. ठीक है, तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, थीटा एंड बिग ओ। हम जो यूज करेंगे वो बिग ओ नोटेशन होती है। तो एल्गोरिथम्स जब भी आप देखोगे, आप उनके एल्गोरिथम्स देखोगे, ऐसे लिखा होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर है। सो कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑलवेज कंपेयर्ड इन बिग ओ नोटेशंस, राइट। अब बिग ओ नोटेशंस कैसे कैलकुलेट होती है? जिन एल्गोरिदम्स में कोई भी लूप नहीं होता उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है 1। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है तो कॉम्प्लेक्सिटी हम उसकी इतनी कह देते हैं कि भाई जो आपके पास है एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है, वो कैलकुलेट होगा, रिजल्ट आ जाएगा। बट इफ यू आर रिपीटिंग समथिंग, अगर आप कुछ रिपीट कर रहे हो, एन इनपुट्स है मेरे और उसके अकॉर्डिंगली वो काम मुझे एन टाइम्स करना पड़ रहा है, सो टास्क हैज टू बी रिपीटेड एन टाइम्स। तो जैसे लीनियर सर्च है, अब देखो लीनियर सर्च में जब आप ढूंढते हो वैल्यू को, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे भी मिल जाए, हो सकता है मिडिल पे भी मिल जाए, तो हम कहते हैं कि एवरेज एन अपॉन टू कंपैरिजन होते हैं लीनियर सर्च के अंदर। पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लिखेंगे ओ एन, क्योंकि वर्स्ट केस में आपको एन कंपैरिजन हो सकते हैं। तो कोई भी एल्गोरिथम पे आप काम करो, आप उसमें निकालोगे कि स्टेप्स कितने लगते हैं ऑन एवरेज। सो कितने स्टेप्स लगते हैं उसमें एन की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, तो जो एन की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे लीनियर सर्च में तो ओ एन हो गया। अब अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूं, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में नेस्टेड लूप लगता है, आपको याद होगा। लीनियर सर्च में लगता है एक लूप, हम आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस चलाते हैं, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन की, मैक्सिमम ये एन टाइम्स चल सकता है। पर अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट को कंसिडर करो, तो आपका जो लूप है वो चलता है एन माइनस टाइम्स बाहर वाला, और उसके अंदर फिर से आप लेस देन एन तक लूप चलाते हो। तो बेसिकली एन के ऊपर बेस्ड आपका नेस्टिंग हो रहा है ना। सो नेस्टिंग हो रही है, तो अगर मैं मान लो 5 नंबर्स भी ले लेती हूँ, तो पहली बार क्या होता है? पहली बार 4 कंपैरिजंस होते हैं, फिर लूप दोबारा से चलता है, फिर 3 कंपैरिजन होते हैं, फिर लूप दोबारा से चलता है, 2 कंपैरिजन होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट नहीं पता है तो आप सिलेक्शन सॉर्ट वाली वीडियो पहले देख सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। नहीं तो सिर्फ इतना समझ लो कि नेस्टिंग ऑफ लूप में क्या होता है कि बाहर वाले एक लूप के लिए अंदर वाला लूप अपनी पूरी आइट्रेशन चलाता है, फिर बाहर वाले सेकेंड आइट्रेशन के लिए अंदर वाला फिर से अपनी पूरी आइट्रेशन चलाता है। सो टोटल अगर एक लूप 5 बार चल रहा है और उसके अंदर वाला भी 5 बार चल रहा है, तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट होगी ये 25 टाइम्स काम करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक दे रही हूँ वो क्या है कि भाई 4 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन है, 2 है, तो बेसिकली ये क्या है? सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। अगर आपको मैथ्स में सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आता है, तो ये आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, विच इज एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। अब ये सारी कैलकुलेशन में एन की हाईएस्ट पावर कितनी है? एन स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे कि सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सिंपल तरीके से सोचो, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि अगर हम एक नेस्टेड लूप लगा लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। फिर मैंने लिखा फॉर j इज इक्वल टू 1,
j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस, और यहाँ पर सिर्फ प्रिंट एफ हेलो करा दिया। तो आप प्रिंट करके देखना, जब आप इस कोड को चलाओगे तो आपका हेलो जो है वो 9 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि आई पहले 1 है, जे 1 से लेके 3 तक चलेगा, हर बार एक हेलो प्रिंट करेगा। फिर आई 2 हो जाएगा, जे फिर 1 से शुरू होगा, हर बार एक हेलो प्रिंट करेगा। फिर तीसरी बार फिर से ये होगा, तो ये टोटल चलेगा 9 टाइम्स, और 9 टाइम्स क्या है, 3 रेज टू द पावर 2। सो नेस्टिंग लूप जब होता है, तो अगर ये n है तो आपका मैक्सिमम लूप जो चल सकता है वो n स्क्वायर टाइम्स चल सकता है। इसलिए जब भी आपके पास नेस्टिंग ऑफ लूप होगी कोड में और वो n के ऊपर डिपेंडेंट होगी, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही आएगी, राइट। अगर आपके पास पहला लूप m टाइम्स चल रहा है, उसके अंदर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो n इंटू एन था इसलिए n स्क्वायर हो गया। पर अगर आपके पास दो अलग इनपुट वेरिएबल्स हैं, पहला लूप m टाइम्स चलता है, दूसरा n टाइम्स चलता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o m n। और अगर कहीं आपका एल्गोरिथम ऐसा है जो हर बार लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास बाइनरी सर्च होता है, तो आपके पास n नंबर्स हैं, हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर आपके पास दो साइड्स हो जाती हैं कि या तो हम इस वाले हाफ के साथ जाएंगे या इस वाले हाफ के साथ जाएंगे, तो हम एक हाफ को निग्लेक्ट कर देते हैं और फिर से उसका हाफ हो जाता है, और वो तब तक होता रहता है जब तक हमारा नंबर मिल नहीं जाता। सो व्हेन योर लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाफ एवरी टाइम, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है ओ लॉग एन, ठीक है। जब आप आगे जाके मर्ज सॉर्ट करोगे उसमें भी हाफ 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 होता रहता है, लेकिन उसके बाद एन टाइम्स वापस वो सारे मर्ज भी होते हैं, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाती है। सो दैट इज एन लॉग एन, वो मैं आपको समझाऊंगी जब हम मर्ज सॉर्ट करेंगे, ठीक है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। सो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, बट दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी, और हम कॉम्प्लेक्सिटीज को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में कंपेयर करते हैं, मतलब बिग ओ नोटेशंस को कंपेयर करते हैं। तो जिसकी बिग ओ नोटेशन बेस्ट होती है सेम काम करने के लिए, वो एल्गोरिथम आपका उस चीज के लिए बेस्ट माना जाता है। आई होप इस लेक्चर से आपको समझ आया होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और किस तरह से हम एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिराइव कर सकते हैं। बाकी इसमें असिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है कंसेप्ट, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, बट व्हेन यू डू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स यू डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। बट हाँ, जब आप एडवांस्ड एल्गोरिथम्स करते हो तो आपको उसके ऊपर काफी कैलकुलेशंस भी सीखनी पड़ती है। बट राइट नाउ इट इज enough for you to know कि complexity क्या होती है और कैसे calculate होती है। So that is it for this video. I'll see you in the next one with another topic. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.